कहां तक जी? चित्तौड़ का अभियान पूरा हो गया आपका? हेडिंग ही डलवाई बस अभी तक। हम आपको चलिए जी पीछे बताइए जी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक का कार्यकाल जो है वो किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का। मैंने आपको कहा था कि जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है तो वो अपने चाचा, क्या नाम है उनका, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके शासक बनता है। ठीक है। और हालांकि ये भी कहा जाता है कि जब मैंने आपको कहा था कि वो व्यक्ति कड़ा का सूबेदार होता है उस वक्त, और कड़ा का प्रशासन संभाल रहा होता है, और कड़ा से मिलने बुलाता है उसको, मतलब जलालुद्दीन खिलजी को। उस वक्त ही 1296 में ही जो अलाउद्दीन खिलजी है, अगर जलालुद्दीन उससे मिलने के लिए जा रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा काम तो किया ही होगा, तभी तो मिलने के लिए पहुंचा होगा। कहा जाता है कि 1296 में क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला किया था। देवगिरी, मैंने आपको उत्तर भारत के अभियान लिखाए हैं, सारे लिखाए हैं जी। ठीक है जी। कड़ा का जो क्षेत्र है वो यहां पर है, ये कड़ा का क्षेत्र है। ठीक है। देवगिरी यहां पर है। आज ये वाला मैप जो है आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब दक्षिण भारत के अभियान किए हैं तो वो किस किस क्रम में किए गए थे। ठीक है जी। तो यहां पर शासन, मतलब 1296 में एक बार देवगिरी पर आक्रमण किया गया है। लेकिन जब हम दक्षिण भारत के अभियान पढ़ रहे होंगे तो देवगिरी के जो शासक है, रामचंद्र का नाम बताया था मैंने आपको। मैंने आपको कहा होगा कि जब गुजरात के शासक पर हमला किया जाता है, गुजरात का शासक कौन था जी? कौन है? रायकर्ण बघेल। जब वहां पर क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण किया जाता है तो रायकर्ण बघेल जो है वो देवगिरी के शासक, क्या नाम है देवगिरी के शासक का नाम? रामचंद्र के यहां पर क्या ले लेता है? शरण ले लेता है। तो शरण लेने का मतलब यह है कि वो अलाउद्दीन खिलजी की जो व्यवस्था है उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। 1296 में एक बार अलाउद्दीन खिलजी उसको हरा देता है, लेकिन उसके बाद भी रामचंद्र जो है अपनी सत्ता को स्वतंत्र घोषित कर देता है। ठीक है। इसी से, क्योंकि जब 1296 में अलाउद्दीन खिलजी उसको क्या कहते हैं हराता है, तो उसी से प्रसन्न होकर जलालुद्दीन खिलजी उससे मिलने के लिए जाता है और अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या कर देता है, तभी उसके पास सत्ता आ जाती है। ठीक है। मैंने आपको कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिकंदर का मतलब होता है युद्ध करने वाला व्यक्ति, जो अपने पूरे जीवन काल में युद्ध ही करता रहता है। तो मैंने आपको युद्ध का जो क्रम है वो आपको उत्तर भारत का अलग और दक्षिण भारत का अलग पढ़ाया है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने उत्तर भारत के अभियानों में कौन सा अभियान लिखाया था जी? कोई बताएगा? क्या लिखाया था? गुजरात का। गुजरात का अभियान कब किया गया है? 1298 और 99 में। ठीक है जी। तो यहां से 1298 99 में दिल्ली, क्योंकि कड़ा से तो वो दिल्ली पहुंच ही जाता है, कड़ा में ही तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करता है वो। और उसके बाद मैंने कहा था कि जब वो कड़ा से दिल्ली जा रहा होता है तो सोने की मुद्राएं बांटता हुआ जाता है, सोने और चांदी की मुद्राएं लोगों को, क्योंकि वो प्रसन्न हो जाता है। उसको लगने लगता है कि अगर कड़ा से मैं इतना बड़ा शासक बन सकता हूं तो अगर मैं दिल्ली में पहुंच गया तो कितनी बड़ी रियासत मेरे क्या कहते हैं अधीन हो जाएगी। और यही कारण है कि जैसे ही वो सत्ता पर बैठता है तो वो अपने आसपास के क्षेत्रों पर जहां से उसे ज्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है, राजस्व की प्राप्ति, तो उसमें सबसे पहले वो गुजरात पर आक्रमण करता है। गुजरात के शासक का नाम बताइए जी आप, क्या नाम था? ये भी बताया था हमने, रायकर्ण बघेल। ठीक है जी। उसके बाद गुजरात के बाद कहां पर आक्रमण करता है? कहां पर करता है जी? रणथंबोर पर। कब आक्रमण किया जाता है रणथंबोर पर? 1301 में आक्रमण किया जाता है। ठीक है जी। रणथंबोर के शासक का नाम बताइए जी।
आप लोगों ने पढ़ा नहीं है इसका मतलब। हम्मीर देव शासक होते हैं, ठीक है जी। 1301 के बाद मैंने आपको दूसरा अभियान, तीसरा अभियान लिखाया होगा उत्तर भारत का, कौन सा लिखाया था जी? बस यही डलवाया, चित्तौड़, ठीक है जी। तो अब आप आ जाइए चित्तौड़ के अभियान पर, 1303 का होगा ये, ठीक है जी। और चित्तौड़ को भी बना लीजिए जीरा। तेरह सौ तीन, हाँ जी, इसी में लिख लीजिए, आपको बस पता होना चाहिए थोड़ा सा। चित्तौड़ का अभियान 1303। यहां के शासक का नाम क्या था जी? मैंने आपको बताया होगा, रतन सिंह, और उनकी पत्नी का नाम पद्मावती। देखिए जी, इसका जो सबसे बड़ा एविडेंस है हमें जो मिलता है चित्तौड़गढ़ के अभियान जो करने का जो एविडेंस है, वो हमें मिलता है मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है जिसका नाम है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है। उसी ने बात बताई थी कि जो पद्मावती है वो उसकी सुंदरता कैसी है, और जिससे मुग्ध होकर जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, मैंने कहा था कि लगभग 1 साल तक जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने सेनापतियों के साथ चित्तौड़गढ़ का घेरा डाले हुए पड़ा रहा, लेकिन किसी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। लेकिन जब उनकी रसद आपूर्ति खत्म होती है, मैंने आपको बताया होगा कि क्योंकि जो शासक होते हैं वो किले के अंदर रहते थे, ठीक है जी, ये आसपास बाउंड्री करा लेते थे, उसके चारों ओर जो होते थे आक्रमणकारी वहीं पर आकर घेरा डाल लेते थे। और मैंने शायद आपको बताया हो लास्ट क्लास में कि जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर रहा होता है और उस वक्त वो वहां पर पड़ा होता है, उसी समय दिल्ली पर, दिल्ली देखिए जी यहां पर है, ये रहा, दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोलों के आक्रमण को नहीं बचाता वो दिल्ली से, वो कहता है कि मुझे केवल चित्तौड़ ही जीतना है। वो मंगोलों के आक्रमण को सीरियसली नहीं लेता, वो कहता है कि केवल मुझे चित्तौड़ जीतना है, और चित्तौड़ जीतने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मेरी पूरी की पूरी सत्ता ही दांव पर क्यों ना लग जाए, ठीक है जी। इसका जो एविडेंस है वो हमें अमीर खुसरो की किताब से भी मिलता है, ठीक है जी। और मलिक काफूर तो खैर बाद में आपको देखने के लिए मिलेंगी दक्षिण भारत के अभियान में, ठीक है। तो इसी के बीच में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का किला है, वो उसके बीच में ही मंगोलों का आक्रमण हुआ था, कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बचाने का प्रयास किया था, नहीं किया था, ये सब चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा चित्तौड़गढ़ के अभियान में, हाँ 1303। चित्तौड़गढ़ के शासक चित्तौड़गढ़ के शासक रतन सिंह थे। चित्तौड़गढ़ के शासक रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह की पत्नी, या रतन सिंह की पत्नी लिख लीजिए, या चित्तौड़गढ़ की रानी लिख लीजिए, आपकी बात है, कि पत्नी पद्मावती की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। ठीक है जी। इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी
मलिक इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावती में किया है। मलिक मोहम्मद जायसी, इसको अंडरलाइन करके रखिएगा, यह किताब आपके पेपर में मल्टीपल टाइम पूछी जा चुकी है। ठीक है जी। चित्तौड़गढ़ के अभियान में अमीर खुसरो, कभी भी आपके पेपर में आए कि अमीर खुसरो कौन था, तो याद रखिएगा अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक विद्वान है। ठीक है जी, जो पुस्तकें लिखने का कार्य करता है, कवि है, लेखक है। ठीक है, तो सारे का सारा जो वर्णन है, ज्यादातर जितने भी लेखक हैं और विद्वान हैं जो दरबारों में रहते हैं, उसे राजा अपने साथ इसलिए लेकर चलता है ताकि वो पुस्तकें लिख सके फिर बाद में, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन जो है वो कौन कर पाएगा, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो निष्पक्ष होकर युद्ध को देख रहा हो। ठीक है जी, लेकिन जब पुस्तकें लिखी जाती हैं तो मैंने शायद आपको बताया हो कि कोई भी विद्वान जिस राजा के दरबार में रह रहा होगा वो उसकी प्रशंसा में कुछ ना कुछ वक्तव्य तो जरूर ही लिखेगा। ठीक है जी, हो सकता है वो किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करे, लेकिन उसमें इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए चीजें ज्यादा लिखेगा। ठीक है जी, तो लिखेगा इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ थे। चित्तौड़ को जीतने के लिए अलाउद्दीन ने लगभग 7 माह तक चित्तौड़ को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 7 माह तक चित्तौड़गढ़ का घेरा डाले रखा। चित्तौड़गढ़ का घेरा डाले रखा। इसी बीच दिल्ली पर मंगोल के तारगी बेग ज्यादातर दिल्ली पर जो आक्रमण हुए हैं वो मंगोलों के ही हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें वहां पर चीजें नहीं मिलती थी तो वो सोचते थे कि कहां पर चीजें मिल सकती हैं, तो दिल्ली की ओर आते थे। ठीक है जी, इसी समय मंगोल के तारगी बेग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का घेरा नहीं तोड़ा। सात माह पश्चात रतन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है जी, क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए जी, यहां पर यह कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका एक बेटा था जिसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम है? खिज्र खां। हाँ जी, चित्तौड़गढ़ को क्योंकि अब अधीन कर लिया गया है दिल्ली सल्तनत के, तो दिल्ली का एक प्रांत बना दिया जाता है चित्तौड़ को, और वहां का जो शासक है वो अपने पुत्र खिज्र खां को नियुक्त कर दिया जाता है।
और चित्तौड़गढ़ का नाम बदल दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ का नाम कर दिया जाएगा अब खिजराबाद। क्या कर दिया जाएगा? तो खिजराबाद पेपर में आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है या फिर किस व्यक्ति ने बदला है। तो बदलने वाला व्यक्ति कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और उसने अपने पुत्र की याद में, खिजर खां की याद में ही उसका नाम जो है क्या रख दिया है? खिजराबाद रख दिया है। ठीक है जी, खिजराबाद। लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को, खिजर खां, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया। चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। ठीक है जी, चित्तौड़ का अभियान आपका पूरा हुआ। ठीक है जी, चित्तौड़ के अभियान में जितने ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको सारे लिखा दिए हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं आपके एग्जाम में ज्यादा रहेंगी। ठीक है जी, और मैंने बताया भी था क्यों रहेंगी, क्योंकि इस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। ठीक है जी, उस दृष्टि से भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, देखिए जी, इसी समय जो अलाउद्दीन खिलजी है, क्योंकि मलिक काफूर तो उनके हाथ लगी गया है। ठीक है जी, 1000 दिनारी है, अब तो गुलाम भी है। कहा जाता है कि इसी समय जो वारंगल है, वारंगल जो है वैसे यहां पर है। ठीक है जी, ये वाला जो क्षेत्र है ये वारंगल का क्षेत्र है। यहां पर काकतीय वंश को शासक, काकतीय वंश के जो शासक हैं वो यहां पर अपना शासन करते हैं। 1303 में ही जैसे ही उन्होंने चित्तौड़गढ़ को जीता था, तो चित्तौड़ के बाद अलाउद्दीन खिलजी वारंगल का अभियान करते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं होते, उसमें हार जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। चित्तौड़गढ़ जब इसको जीत लिया जाएगा, ये सब जीत लिए जाएंगे, तो उसके बाद जब दक्षिण भारत के अभियान की प्रक्रिया शुरू होगी तो देवगिरी के बाद वारंगल पर पुनः आक्रमण किया जाएगा। जैसे मैंने आपको देवगिरी के बारे में बताया कि देवगिरी पर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी उनको हरा देता है, क्या कहते हैं, रामचंद्र को, और वहां का जो सत्ता है वो अलाउद्दीन खिलजी के पास चली जाती है। लेकिन रामचंद्र जो है उसको स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, टैक्स देना बंद कर देते हैं। तो उस पर आक्रमण करना अलाउद्दीन खिलजी के लिए फिर कंपलसरी हो जाता है दोबारा फिर। ऐसे ही वारंगल में तो खैर पहली बार में ही वो परास्त हो जाता है, तो फिर वो दोबारा आक्रमण करेगा बाद में। ठीक है जी, जब हम आपको दक्षिण भारत के अभियान लिखा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद का जो अभियान है वो है मालवा का अभियान। डालिए, चित्तौड़गढ़ का अभियान हो गया, मालवा का अभियान 1305। हाँ जी, मालवा का भी है। इस पर लिख लीजिएगा जी 1305, ये भी लिख लीजिए। ये मैप जरूर बना के रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये लिख लीजिए मालवा 1305। ठीक है जी, अब ये दोबारा फिर बनाना पड़ेगा मालवा का अभियान 1305। शासक का नाम जो था मैं लिख दूं, लिखिएगा, चित्तौड़ की विजय के बाद, चित्तौड़ की विजय के बाद
राजपूतों की रियासतों ने चित्तौड़ की विजय के बाद राजपूतों की रियासतों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करना शुरू कर दिया। किंतु मालवा के राजा महलक देव ने अधीनता स्वीकार नहीं की। मालवा के राजा महलक देव ने अधीनता स्वीकार नहीं की। जिसके परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और फलस्वरूप मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी का नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है जी। और इसी के बाद जो बात करते हैं मालवा के शासक कहां कहां पर हैं, उज्जैन में, मांडू में, धार में, चंदेरी में, इन सभी के शासकों ने जो अलाउद्दीन खिलजी है उन सभी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन एक और शासक थे जिसका नाम है मारवाड़ के शासक। मारवाड़ का अभियान 1308। ठीक है जी। यहां के जो शासक हैं उनका नाम है शीतल देव। परमार शासक हैं जी। परमार शासक शीतल देव। ठीक है जी। 1308 में जब यहां पर हमला किया जाता है ये भी मारे जाते हैं और यहां की भी सत्ता, ये जिन जिन के मैंने नाम लिखाए हैं ये सारे के सारे आपके पेपर में मैच करने के लिए आ चुके हैं। ठीक है जी, इसलिए मैं इनके नाम लिखा रहा हूं। मालवा के अभियान, मारवाड़ का अभियान और एक अंतिम अभियान है जालोर का अभियान, जो जालोर का अभियान 1311 का उत्तर भारत का सत्ता को अधीन करने का यह सबसे अंतिम अभियानों में कहा जाता है। हालांकि इसके बाद भी अभियान हुए हैं। यहां के जो शासक हैं उनका नाम है कानन देव। बस शासक का नाम याद रखिएगा, कानन देव। ठीक है जी। यहां के शासक का नाम रखिएगा शीतल देव याद। मालवा से ही महलक देव याद कर लीजिएगा। ठीक है जी। और अब आते हैं दक्षिण भारत के अभियानों में। ये लिख लिया आपने सभी? चलिए,
देखिए जी, उत्तर भारत के अभियानों में और दक्षिण भारत के अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति रही है, जब हम उत्तर भारत के अभियानों की बात करते हैं तो उत्तर भारत में जितनी भी सत्ताओं को अधीन किया गया है उन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। कैसा नियंत्रण? प्रत्यक्ष नियंत्रण, मतलब जो वहां के प्रांत हैं वहां पर आपको सूबेदार नियुक्त करते हुए दिखाई दिए जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के अभियान करता है तो दक्षिण भारत के अभियान करने का पर्पज केवल धन की प्राप्ति है। क्या है? धन की। वहां पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत के अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी के और दक्षिण भारत के अभियानों में क्या अंतर है, तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष नियंत्रण की व्यवस्था है। और जब हम दक्षिण भारत के अभियानों की बात करते हैं तो वहां पर केवल धन लूटने की प्रक्रिया आपको दिखाई देती है। हालांकि धन तो उत्तर भारत में भी लूटा जाता है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो वहां पर भी धन ही लूटा गया था। मेन मकसद तो धन ही है, ठीक है जी। लेकिन जब आसपास का क्षेत्र होता है तो वहां पर प्रत्यक्ष नियंत्रण भी स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है जी। अब हेडिंग डाल लीजिए, दक्षिण भारत के अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। दक्षिण भारत के जी, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान। और दक्षिण भारत के अभियान में जी बताइए, आपने मारवाड़ का मैंने लिखा दिया, उसमें केवल राजा का नाम लिखना है आपको। मैंने आपको शीतल देव लिखाया, केवल वो शीतल देव मारा जाता है युद्ध में, बस इतना ही रखना है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मैंने जालौर का अभियान लिखाया 1311। 1311 के अभियान में वहां के जो शासक होते हैं, कानन देव होते हैं, वो भी विरोध प्रदर्शित करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समक्ष, लेकिन वो भी मारे जाते हैं, ठीक है जी। और मैंने आपको बहुत सारे क्षेत्र बताए हैं, ठीक है जी, उन सभी पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो पहला जो अभियान है, जैसे मैंने कहा था कि 1296 में देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं। रामचंद्र देव वहां के शासक होते हैं, लेकिन वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। तो उस पर आक्रमण करना अलाउद्दीन खिलजी के लिए कंपलसरी हो जाता है कि रामचंद्र देव वही शासक है। जब गुजरात पर आक्रमण किया गया था तो वहां के जो शासक थे, क्या नाम था जी गुजरात के शासक का, क्या नाम? रायकर्ण बघेल ने रामचंद्र के यहां पर क्या ले ली थी? शरण ले ली थी। तो देवगिरी पर यह दूसरा आक्रमण है एक्चुअल में, ठीक है जी। तो लिखिएगा देवगिरी का अभियान 1307 से 1308, हाँ जी, पहला अभियान। ठीक है जी, मैप में जरूर बना लीजिएगा, यह है देवगिरी और ये रही दिल्ली। दिल्ली से आक्रमण हुआ है 1307 से 8 में, ठीक है जी। जी यही तो हम बता रहे थे आपको, आप अभी अभी 2 बार बता दिया है ये वाली बात कि देवगिरी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है जी, जहां पर रायकर्ण बघेल जो है शरण ले लेते हैं, ठीक है जी। तो यहां के शासक का क्या नाम है? रामचंद्र देव। देखिए जी, मैंने आपको मलिक काफूर के बारे में बताया था। अगर कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए कि दक्षिण भारत के किसी भी अभियान का नेतृत्व, किसी का मतलब किसी का भी, दक्षिण भारत के सभी अभियान का, अलाउद्दीन खिलजी के जो अभियान हुए हैं उन सभी का नेतृत्व 1000 दिनारी ने किया है, जिसका नाम है मलिक काफूर। किसका? मलिक काफूर। ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है जी। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन आए दक्षिण भारत से रिलेटेड तो वो मलिक काफूर से ही आएगा, ठीक है जी। दूसरी स्थिति हो सकती है कि इनका क्रम लगवा ले, देवगिरी के बाद दूसरा आक्रमण कहां पर हुआ है, तीसरा आक्रमण कहां पर हुआ है, चौथा कहां पर हुआ है, ठीक है जी, इस तरीके से। लेकिन जो मैंने कहा कि जो मलिक काफूर हैं उनके आक्रमण की जब हम बात करते हैं कि नेतृत्व किसने किया है, तो दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाने में भी मलिक काफूर का ही योगदान है, ठीक है जी। क्योंकि वो एक
बेहतरीन योद्धा के नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में। ठीक है जी। तो पहला लिखिएगा, देवगिरी के अभियानों में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने गुजरात के शासक राय कर्ण बघेल को अपने यहां शरण दी थी। राय कर्ण बघेल को अपने यहां शरण दी थी। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है जी। मलिक काफूर ने रामचंद्र को पराजित करके उसे दिल्ली भेज दिया। मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित करके कहां पर भेज दिया? दिल्ली भेज दिया उसको। देखिए जी, जब उसको दिल्ली भेजा जाता है तो रामचंद्र देव, देखो जी, वैसे तो अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी उनके इस व्यवहार से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होने के बाद उन्हें राय रायन की उपाधि भी दे देते हैं। ठीक है जी। तो मलिक अलाउद्दीन खिलजी जो रामचंद्र देव हैं उनको राय रायन की उपाधि भी देते हैं। और आप देख रहे होंगे कि अभियानों में पहले एकमात्र ऐसे प्रतिद्वंदी हैं जिसको अलाउद्दीन खिलजी उपाधि दे रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी, वो उसके केवल अच्छे व्यवहार के कारण। अच्छा व्यवहार, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपने कितना कमाया है उसे इस बात से मतलब नहीं है, आपने उसके प्रत्यक्ष रूप से मिलने के बाद उसका कैसा व्यवहार किया है, कैसे आपने उसको प्रेजेंट किया है अपने आप को, यही मैटर करता है। ठीक है। और ये मतलब कि सार्वभौमिक नियम है कि आप चाहे कितना भी ज्ञान अर्जन करें, कितना भी पैसा कमाएं, लेकिन अगर आपके व्यवहार में शालीनता नहीं होगी और सामने वाले से आप अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वो आपके जो, चाहे वो आप कितना भी पैसा कमा ले, कोई भी कितना भी कमा ले, क्या कुछ भी इकट्ठा किया हो, वो सब वेस्ट ही हो जाता है। ठीक है जी। क्योंकि अगर सामने वाले का आपने दिल दुखाया तो वो आपको क्या दे देगा? श्राप दे देगा। और पुराने जमाने में तो श्राप लग ही जाते थे। ठीक है जी। आज भी लग जाते हैं। ठीक है जी। तो लिखिएगा, पराजित कर दिया था। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ, रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ अच्छा व्यवहार प्रदर्शित किया। अच्छा व्यवहार प्रदर्शित किया जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी। जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी।
ठीक है जी। और क्योंकि जब राय रायन की उपाधि मिल जाती है तो रामचंद्र देव भी खुश हो जाते हैं, ठीक है जी। फिर वो उसकी सत्ता को अधीन ही रहते हैं, फिर वो कभी भी विद्रोह करने का प्रयास नहीं करते, ठीक है जी। अब देखिए जी, अपने व्यवहार से इस व्यक्ति ने अलाउद्दीन खिलजी को भी प्रसन्न कर लिया, और अलाउद्दीन खिलजी के व्यवहार से रामचंद्र देव इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं कि वो उसके बाद कभी विद्रोह नहीं करेंगे, और जबकि 2 बार कर चुके हैं, ठीक है जी। 2 बार तो हो ही गया, 1296 में हो गया है, और 1307 में जब आक्रमण होता है तब भी तो विद्रोही प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर चाहते तो आत्मसमर्पण भी कर सकते थे, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा नोट करके इसी में, जिसके बाद रामचंद्र देव ने कभी विद्रोह नहीं किया। देव ने कभी विद्रोह नहीं किया। ठीक है जी। अब आते हैं जी देवगिरी के अभियान के बाद होता है वारंगल का अभियान। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि वारंगल यहां पर है। वारंगल को ही होशल भी कहते हैं जी। नहीं जी, ये तो होशल जो है ये तो द्वार समुद्र का नाम है। वारंगल, वारंगल जो है काकतीय वंश में, नाम वंश भूल गया जी इनका, ये रहा काकतीय वंश लिखिए जी। तो एक बार पहले क्या कहते हैं, वारंगल पर मैंने अभी बताया था कि 1303 में आक्रमण किया गया था। वहां के जो शासक थे वो थे प्रताप रुद्रदेव, ठीक है जी। तो वो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर एक कलंक की तरह रह गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर अभियान किया और अलाउद्दीन खिलजी उस अभियान में हार गया। तो अपने इस अभियान का मतलब कि जो कहते हैं ना कि एक उस पर किसी व्यक्ति पर कोई भी इतने सारे युद्ध जीत ले और कोई एक युद्ध हार जाए तो उसके नाम के आगे जुड़ जाता है कि ये युद्ध हारा था, ठीक है जी। तो उस चीज को सही करने के लिए मलिक काफूर के नेतृत्व में वारंगल का अभियान किया जाता है। और यहाँ के जो शासक होते हैं प्रताप रुद्रदेव होते हैं। मलिक काफूर इतनी क्या कहते हैं अपनी शक्ति के साथ आक्रमण करते हैं कि जो वहां के शासक हैं प्रताप रुद्रदेव आत्मसमर्पण करने के लिए, केवल आत्मसमर्पण करने के लिए अपनी सोने की मूर्ति बनवाते हैं। और सोने की मूर्ति बनवाने के लिए उसमें क्या कहते हैं एक क्या कहते हैं जंजीर डालते हैं अपने गले में, और वो जंजीर वाली मूर्ति मलिक काफूर को भेंट कर देते हैं। किसको भेंट कर देते हैं? मलिक काफूर। और मलिक काफूर उस मूर्ति को अलाउद्दीन खिलजी को देता है। और कहा यह जाता है कि इसी अभियान के बाद जो रुद्रदेव शासक हैं उनको उनकी मतलब कि इस आत्मसमर्पण से ज्यादा प्रसन्न होकर कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव को दिया जाता है, ठीक है जी। और कोहिनूर हीरा आपने बाद की बात सुनी होगी, वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया गया था। उससे पहले की चीजें हैं सब। एक मिनट चेक कर लेंगे, ठीक है। जहां तक मुझे याद है कि अफगान के शासकों ने ही इसको जी हाँ, आप सही कह रहे हैं जी। हाँ, क्योंकि मलिक वही तो हीरो जो है वो मैंने शायद आपको बताया हो, एक खान थी उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, वहां से वो निकला था। और वो जो खान है वो ये वारंगल शासकों के ही अधीन आती है, तो ये उनको मिला था। तो वहां से इस जो कोहिनूर हीरा है वो उसके पास प्रताप रुद्रदेव के पास पहुंचा था। और वो रुद्रदेव आत्मसमर्पण करने के लिए वो हीरा जो है वो मलिक काफूर को देता है। और यही कारण है कि जब आप अलाउद्दीन खिलजी की मूवी देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के मुकुट में वो कोहिनूर हीरा लगा हुआ देखेंगे आप। हाँ जी, आप वो मूवी जरूर देखिएगा, मेरे कहने से देखिएगा। उसमें आपको भले ही केवल चित्तौड़ का अभियान दिखाया गया है, लेकिन चित्तौड़ के अभियान के बाद की भी बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई जाती हैं कि आपको कैसे शासक किया हुआ है, ठीक है जी। तो लिखिएगा रुद्रदेव।
देवगिरी के शासक, इसका मैंने वो लिखा है सन 1309 से लेकर 1310। देखिएगा, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर असफल अभियान किया था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर असफल अभियान किया था। इस कलंक को धोने के लिए, असफल अभियान किया था, इस कलंक को धोने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने, इस कलंक को धोने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में, मलिक काफूर के नेतृत्व में वारंगल पर आक्रमण किया। वारंगल पर आक्रमण किया। ठीक है। मलिक काफूर और रुद्रदेव के बीच युद्ध हुआ। जिसके पश्चात मलिक काफूर और रुद्रदेव के बीच युद्ध हुआ, जिसके पश्चात रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण करने के लिए रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति, अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर, अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में, उसके गले में सोने की जंजीर डलवा दी। सोने की मूर्ति बनवाई और उसके गले में सोने की जंजीर डलवाई और उसको अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दी। और उसको किसको भेंट कर दी? अलाउद्दीन खिलजी को। साथ ही रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया। कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया। ठीक है जी। देवगिरी, वारंगल और अब आ जाइए द्वार समुद्र का अभियान, जिसको बोलते हैं होशल का अभियान। ठीक है जी। होशल के शासक रहा करते थे, इसीलिए इसको द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता है। द्वार समुद्र को कहते हैं तीन ओर से घिरा हुआ। ठीक है जी। तीसरा अभियान है जी ये शायद, हाँ जी, द्वार समुद्र, या फिर आपके पेपर में होशल का अभियान भी आ सकता है। जैसे वारंगल मैंने आपको लिखाया, तो वारंगल के स्थान पर हो सकता है कि वारंगल ना एक काकतीय आ जाए, क्योंकि काकतीय वंश के शासक रहते हैं वहां पर, मैंने आपको लिखाया है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि पेपर में क्या कहते हैं, प्लेस का नाम ना कर केवल वंश का ही नाम आ जाए। ठीक है जी। तो जैसे द्वार समुद्र जो है वो स्थान है, होशल जो है वो वहां के शासक हैं, होशल वंश रहता है। ठीक है जी। इन्होंने जो अभियान है वो 1310 और 11 का है।
ठीक है। यहां के जो शासक है उनका नाम है वीर बल्लाल तृतीय है जी, वीर बल्लाल तृतीय। बस आपको शासक का नाम याद रखना है जी बस। ये भी आत्मसमर्पण कर देते हैं। हाँ जी, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए इन्होंने कोई ऐसा यूनिक तरीका नहीं अपनाया जैसे किसने अपनाया है अभी, रुद्रदेव ने। और रुद्रदेव क्या कहते हैं जो शासक हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले एक बार अलाउद्दीन खिलजी को हरा चुके थे, इसलिए रुद्रदेव इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इनके नाम जो हैं, चारों शासकों के नाम आपके पेपर में आए हुए हैं मैच करने के लिए, कि वो क्या करता है, चारों ऑप्शन बनाने हैं, चारों ही तैयार हैं। तो एक साइड क्या करेगा, आपके अभियान दे देगा, एक साइड सन लगा देगा, या फिर एक साइड अभियान लगा के एक साइड शासकों के नाम लगा देगा, मैच करा लेगा। बहुत आसान है यहां से क्वेश्चन बनाना। ठीक है जी। इसलिए आपको शासक का नाम भी याद रखना है और साथ ही साथ कब हुआ है युद्ध ये भी याद रखना है। ठीक है जी। तो बस याद रखिएगा और नीचे लिख लीजिएगा आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण, बस नीचे लिख लीजिए। मलिक काफूर के अधीन, मलिक काफूर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया वीर बल्लाल तृतीय ने। और वीर बल्लाल तृतीय कौन से वंश के शासक हैं, होयसल वंश के, ये भी याद रखिएगा। हाँ जी। और जी जो सबसे अंतिम अभियान है वो है मदुरै का अभियान। पांडे राजाओं के संरक्षण में जो राजधानी हुआ करती थी, मदुरै, 1311 का। मदुरै का अभियान या फिर पांड्य राज्य का अभियान, तेरह सौ 11। अब देखिए जी, यहां पर वैसे कहा जाता है कि यहां पर क्या कहते हैं, आक्रमण करने की कोई चेष्टा थी नहीं। मदुरै में उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था दो भाइयों में। ठीक है जी। उसी का फायदा उठाकर मलिक काफूर ने यहां पर युद्ध कर दिया। ठीक है जी। जब दो भाई लड़ते हैं तो उन दोनों भाइयों में से एक भाई होते हैं, जो बड़े भाई जो थे जिनका नाम था सुंदर पांडे, वो मलिक काफूर की सहायता मांगते हैं। और जब सहायता मांगते हैं तो मलिक काफूर पूरी सहायता करते हैं, क्योंकि सहायता करने का जो मेन उद्देश्य है वो है धन कमाना। हम आपको गद्दी दिलवा देंगे, गद्दी के बदले आप हमें क्या दे देना, धन दे देना। ठीक है जी। तो बस इतना ही होता है। जैसे मैंने आपको मॉडर्न एरा पढ़ाया, मॉडर्न एरा में मैंने आपको कहा था कि जब जब ब्रिटिश सरकार किसी भी राजा का सहयोग करेगी तो उसके बदले क्या ले लेगी, भूमि ले लेगी, जहां पर वो अपनी फैक्ट्रियां बना सकें, और साथ ही साथ उनसे चुंगी मुक्त व्यापार की परमिशन ले लेंगे जो उनको जरूरी है। व्यापारी तो करना है उनको। ठीक है जी। बिना चुंगी के अगर व्यापार हो जाए उनका, बिना टैक्स के व्यापार हो जाए तो उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि उनका मेन मकसद क्या था, व्यापार करना, व्यापार से पैसा कमाना, और उस पैसे को कहां भेज देना, इंग्लैंड भेज देना। मेन मकसद यही था। और क्योंकि वही पैसा वापस इंग्लैंड जाकर वहां के औद्योगिकरण को, जो उद्योग इंडस्ट्रीज हैं, उसका डेवलपमेंट करता है, और वहां से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको फिर भारत में बेच दिए जाते हैं। तो वो डबल बेनिफिट कमाते थे। यहां से फ्री में व्यापार करके लेके गए, उसी व्यापार के पैसे से उन्होंने वहां पर इंडस्ट्रियां लगाई, उस इंडस्ट्री से यहां से कच्चा माल खरीदा, जो व्यापार वो कर रहे थे यहीं से कच्चा माल लेके गए, और उस व्यापार से जो उन्होंने इंडस्ट्री में माल बनाया, पक्का माल बनाया, उसको भारत के बाजारों में बेच दिया। तो हमारा जो नुकसान हुआ दो तरीके से हुआ। एक तो हमने टैक्स नहीं लिया, ऊपर से जो उन्होंने बेचा वो उस पर हमने टैक्स नहीं लगाया। यहां के राजाओं ने, जो वहां से व्यापार होता था, यहां पर जो चीजें बेची जाती थी वो उस पर टैक्स नहीं लगाते थे, फ्री में ही चलता था। तो लेकिन जब हमारा कोई सामान वहां पर बिकता था तो वो उस पर टैक्स लगा देते थे। तो इसलिए जब 16वीं शताब्दी के बाद आप देखते हैं 17वीं में, तो भारत की जो व्यापार है, कपड़ों का जो व्यापार है, वो एकदम से ठप पड़ जाता है ब्रिटेन की मार्केट में। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहां के जो अच्छे कपड़े हैं वो यहाँ के
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बीट करें। मतलब अगर आप 1,000 रुपये में बेच रहे हैं और वो 500 में बेच रहे हैं, तो हमारे वाला तो ज़्यादा ही बिकेगा, 500 में बेच रहे हैं। इसीलिए भारत में आप देखते होंगे कि चाइना का माल ज़्यादा बिकता है। चाइना का माल सस्ता है इसलिए बिक जाता है। हमारी तो कॉस्ट लागत, जो कॉस्ट है उसको बनाने की वही ज़्यादा आ जाती है। हम चाइना के मुकाबले तो बेच ही नहीं पाएंगे। उनके यहाँ पर चीज़ें जो हैं बहुत ही कम रेट में बन जाती है, क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री पर ध्यान दिया है ज़्यादा। इंडस्ट्री के मामले में वो ऐसे हैं कि जब आपको वहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित करनी होती है किसी वहीं के लोगों को, तो वो छोटी छोटी जगहों पर भी कर सकते हैं। ज़्यादा नियम कानून नहीं लगते वहाँ पर, ठीक है जी, वहाँ के लोगों के लिए। लेकिन आपने यहाँ पर देखा होगा, अगर आप यहाँ पर कोई भी छोटा सा स्टार्टअप शुरू करना चाहें तो आपको पहले तो कागज़ बनवाने में ही मुझे लग रहा है 6-7 महीने निकल जाएंगे। उसके बाद आपका स्टार्टअप शुरू हो या ना हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता, फंडिंग भी नहीं मिलती हमें तो, ठीक है जी। तो लिखिएगा, मदुरै पे लिखिएगा, सबसे अंतिम अभियान है। इसके बाद केवल देवगिरी पर आक्रमण किया जाएगा दोबारा, उसके बाद नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। और देवगिरी पर एक बार आक्रमण और किया जाएगा, ठीक है जी। लिखिएगा, दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर, दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर पांड्य राज्य स्थित था। पांड्य राज्य लिखा हुआ, पांड्य राज्य स्थित था। पांड्य राज्य के उत्तराधिकार के लिए, उत्तराधिकार तो आप समझते होंगे, जब कोई पिता के 2 बच्चे होते हैं तो पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो उन दोनों के बीच क्लैश शुरू हो जाते हैं कि गद्दी किसके पास जाएगी, ठीक है। हालांकि नियम यह होता है कि बड़े पुत्र को गद्दी दी जाती है, लेकिन अगर बड़ा पुत्र योग्य ना हो, ठीक है जी। जैसे आप महाभारत में भी देखते होंगे, महाभारत क्यों हुआ है, महाभारत का कारण भी तो यही था कि जब आपका योग्य पुत्र, मतलब कि जो आपका एक पुत्र है वो योग्य नहीं है, तो उसके बदले गद्दी दूसरे व्यक्ति को थमा दी जाती है, और उसको ये लगने लगता है कि मुझे इन्होंने जानबूझकर गद्दी नहीं दी है, ठीक है जी। क्योंकि उसको पता, क्योंकि जब राजा जो होता है उसको पता होता है अगर ये गद्दी पर बैठा, सत्ता अगर 50 साल चलनी है तो कितने साल चलेगी, 5-7 साल में ही निपट जाएगी, ठीक है जी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई सरकार गद्दी पर बैठती है तो वो अपने बाद के उत्तराधिकारी की, क्या कहते हैं, वो भविष्यवाणी नहीं करती कि इसके बाद कौन आएगा। वो देखते हैं कि योग्य व्यक्ति कौन बन पाएगा, जो भी व्यक्ति योग्य होगा वही व्यक्ति गद्दी पर पहुंच पाएगा, ठीक है जी। जैसे आप सरकारों को देखते ही हैं, वर्तमान में राज्य की सरकारें हैं, केंद्र की सरकारें हैं, वो कभी ऐसी घोषणा नहीं करती हैं कि मेरे बाद ये गद्दी पर आएगा, ठीक है जी। हो सकता है वो व्यक्ति अपने आने वाले समय में कोई गड़बड़ कर दे और हमने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है, ठीक है जी। हाँ जी, जैसे अभी अभी इसकी मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल बता देता हूं। एक महिला है वेट लिफ्टर, जिनकी अभी बायोपिक बनी थी, उनके ऊपर अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि वो बायोपिक आपने उनके मरने से पहले ही बना दी, और अब उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी है कि वो उनकी बायोपिक के साथ सटीक नहीं बैठ रही है, ठीक है जी। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि मरने से पहले उनकी बायोपिक बना दी जाए और बाद में वो कोई ऐसा काम कर दे जो वो मतलब कि अपने ही नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हो जाए। ऐसा हुआ है, ठीक है जी। हाँ जी, उन्होंने अपने पति को भी छोड़ दिया, और जबकि उस मूवी में ये बताया गया है कि जो मतलब कि कहते हैं ना कि रोल मॉडल जो है वो उनके पति हैं, और उनके पति को उन्होंने छोड़ दिया किसी और के लिए। हाँ, अब ये देखने के मतलब कि इसीलिए सोच समझ के बायोपिक बननी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मदुरै के बारे में आप लिख रहे थे, क्या लिखा था आपने, बताइए लाइन। उत्तराधिकार के लिए 2 भाइयों, सुंदर पांडे, 2 भाइयों सुंदर पांडे और वीर पांडे, में संघर्ष शुरू हुआ। सुंदर पांडे ने अपने भाई के विरुद्ध
अपने भाई के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी। अलाउद्दीन खिलजी से सहायता मांगी। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में मदुरै पर आक्रमण किया। मलिक काफूर ने 1311 में मदुरै पर आक्रमण किया, जिसके पश्चात सन तो मैंने लिखा दिया था जी, मैंने बाद में बोल दिया है बस। क्या बोला जी, लाइन बताइए। मलिक काफूर के नेतृत्व में मदुरै पर अभियान किया, जिसके पश्चात, अरे अभियान किया आक्रमण किया एक ही बात है आप लोग, ठीक है जी, शब्द एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अभियान किया, जिसके पश्चात मलिक काफूर ने सुंदर पांडे को गद्दी पर बैठाया। मलिक काफूर ने सुंदर पांडे को गद्दी पर बैठाया। मलिक काफूर ने नगर की लूटपाट की। नगर की लूटपाट की और वहां के मंदिरों को नष्ट कर दिया। देखिए जी, दक्षिण भारत के मैंने आपको 4 अभियान लिखाए हैं। इन चारों अभियानों में सबसे ज्यादा जो धन की प्राप्ति हुई है वो हुई है कहां के अभियान से? मदुरै के अभियान से, ठीक है जी। तो लिख लीजिएगा यहां पर नोट करके, इसमें दक्षिण भारत के अभियानों में सबसे ज्यादा धन की प्राप्ति मदुरै के अभियान से हुई है। ठीक है जी। और इसी के साथ आपके दक्षिण भारत के जो अभियान थे वो हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। ठीक है जी। मैंने आपको देवगिरी के बारे में अभी बताया था कि देवगिरी पर आक्रमण किया गया था। कब किया गया था? 1307 में। वहां के शासक कौन हुआ करते थे? रामचंद्र। ठीक है जी। रामचंद्र की जब मृत्यु हो जाती है तो 1313 के आसपास उनके जो पुत्र होते हैं उनका नाम है शंकरदेव। क्या नाम है? शंकरदेव गद्दी पर बैठते हैं। शंकरदेव जो हैं वो भी अपने पिता की तरह प्रतापी व्यक्ति हैं। वो भी किसी के सामने सर झुकाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है जी। शंकरदेव जैसे ही गद्दी पर बैठते हैं वो भी अपने देवगिरी को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम अलाउद्दीन खिलजी के अधीन नहीं रहेंगे, हम अलाउद्दीन खिलजी को पैसे नहीं देंगे। क्योंकि जितने भी अभियान हुए हैं, यहां पर मैंने अभी भी कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी प्रत्यक्ष शासन नहीं करता है। वो क्या करता है, यहां के क्षेत्रों को जीतता है, वापस राजाओं को सौंप देता है और ये कह देता है कि आपको वार्षिक नजराना देना है। वार्षिक रूप से एक साल में जो भेंट दी जाती है कर के रूप में, वो आप मुझे भेजते रहिए। अगर आप भेजते हैं तो आप बचे रहेंगे, वरना फिर दोबारा फिर आक्रमण कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो नोट करके लिखिएगा, एक चीज नोट डाउन करके, देवगिरी पर 1313 में पुनः आक्रमण किया जाता है। ठीक है जी। और यहां के शासक के नाम याद रखिएगा। शासक का जो नाम है वो रामचंद्र का पुत्र है। रामचंद्र का पुत्र शंकरदेव। शंकरदेव को सिंहनदेव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। रामचंद्र का पुत्र है सिंहनदेव। ठीक, बस इतना ही है। बाद में आत्मसमर्पण कर देता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आपके उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान समाप्त हो गए हैं। कल जो आपका है वो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो सुधार किए हैं
ठीक है जी। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल जो है 20 साल का रहा है, लेकिन 20 साल के कार्यकाल में उसने इतने सारे कार्य कर दिए हैं जो आने वाले शासकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि जो उसका शासन है, जो उसकी सत्ता है, वो बिखरी हुई मिले उसको। वो चाहते हैं कि हमें एक सत्ता, अगर अधीन सत्ता मिल जाए, केंद्रीकृत सत्ता मिल जाए, तो उसी से शासन चलता रहे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठता है तो वो सत्ता का केंद्रीकरण कर देता है, पूरी की पूरी सत्ता जो है उसको एक छत्र के नीचे, वो केवल अपने ऊपर विश्वास करता है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी कभी भी उपाधि ग्रहण नहीं करता है, खलीफा से उपाधि नहीं लेगा। वो धार्मिक सत्ताओं को, उलेमा वर्ग जो है उनको प्राथमिकता नहीं देता, वो केवल अपनी नीतियों को लागू करता है। इसीलिए अलाउद्दीन के खिलजी का जो कार्यकाल है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं जिसके साथ।